हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो हम लोगों ने सीखा था कंपनी के आईपीओ के बारे में, कंपनी के सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लोग सीखा था। कंपनी के किसी शेयर्स को कैसे बाई करते हैं, डीमेट अकाउंट्स क्या होता है, कैसे डीमेट अकाउंट ओपन होता है और डिविडेंड वगैरह क्या होता है। आज हम लोग सीखेंगे, बहुत ही मेन पार्ट है। अगर आप किसी शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट से बाई करना चाहते हैं तो उसको बाई करने के पहले आपको कम से कम किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे चेक करने पड़ते हैं, जिससे आप कोई ऐसे कंपनी में ना फंसें जिनका फंडामेंटल्स बहुत ही ख़राब हो और शेयर प्राइस के बढ़ते हुए क्रम को देख करके आप उसमें फंस जाए और बाद में आपको फिर अपने इन्वेस्टमेंट से हाथ धोना पड़ जाए। तो हम लोग देखते हैं फंडामेंटल हम लोग क्या क्या चेक करते हैं। हम लोग देखते हैं प्रमोटर के बारे में। सबसे पहला काम है इस प्रमोटर को देखना, खास करके प्रमोटर स्टेक। कंपनी में प्रमोटर का कितना स्टेक है, जितना ज़्यादा स्टेक हो उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। कम से कम 45% आपको प्रमोटर स्टेक होना चाहिए। 50, 60, 70 हो तो और ज़्यादा बेहतर है। पहला पॉइंट आपको ये बिल्कुल ही नोट कर लेना है। कंपनी में अगर प्रमोटर स्टेक काफ़ी कम हो, 2%, 10%, 5%, सीधे उसको निगलेक्ट कर देना है, कंपनी नहीं लेनी है आपको। अगर कंपनी का प्रमोटर स्टेक बढ़ रहा है तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। दूसरा आपका हिस्ट्री, कंपनी कितनी पुरानी है, ये बहुत ज़रूरी आपको नोट करना है। कंपनी रिसेंट एंट्री है या बहुत दिन पहले ही, थोड़े दिन पहले ही आपको इनकॉर्पोरेट हुई थी, अगर बहुत पहले रजिस्टर्ड कंपनी हुई थी तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बहुत ही ज़रूरी देखना है कि प्रोडक्ट मार्केट में उसके बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं, किस सेगमेंट में है। मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है या कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाती है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाती है, हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाती है, ये आपको ज़रूर देखना है। प्रोडक्ट क्यों देखते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट देखते हैं कि मार्केट में उसका डिमांड है या नहीं है, फ्यूचर में उसका डिमांड बढ़ सकता है या घट सकता है। इन सब चीज़ों को थोड़ा अपने कॉमन सेंस से अप्लाई करेंगे। उसका देखा है मार्केट कैप। मार्केट कैप जरूर देखना है। जो भी नए इन्वेस्टर हैं उनको मार्केट कैप पे ध्यान देना चाहिए। उनको बहुत ही छोटी कंपनियां नहीं खरीदनी चाहिए। अब मार्केट का मतलब क्या होता है? मार्केट का मतलब होता है अगर उस कंपनी के पूरे शेयर्स को आप खरीदना चाहें, मतलब पूरी कंपनी आप चाहें कि आपकी हो जाए, आपको टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही कम है, 100 करोड़, 200 करोड़, लेकिन वो कंपनी काफ़ी छोटी है, सिर्फ 100 करोड़ का पूरी कंपनियों को आप शेयर्स को खरीद सकते हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करेंट मार्केट प्राइस। एक शेयर का जितना भी दाम चल रहा है उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हो जाएगा मार्केट कैप। आपको शुरू में थोड़ी बड़ी कंपनियां लेनी है क्योंकि स्टेबल होती हैं, उसके बिजनेस मॉडल्स एस्टेब्लिश हो चुके होते हैं, तो उनके कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्म करती है। मतलब कंपनी में नेट प्रॉफिट फ्लक्चुएट नहीं करता है। अगर बढ़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में वो बढ़ते रहेगा और आपके पैसे धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे। आपको रिस्क बहुत ही कम होता है। जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, काफ़ी स्टेबल कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनियां को जानते हैं आप, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इस तरह कंपनी में आपके पैसे कम से कम सुरक्षित रहेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे, फिर भी आपको बहुत ही सेफली बैंक एफडी से आपको ज़्यादा निकाल करके देंगे। ये तो हो गया मार्केट कैप। फिर आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो, फिर आप छोटी कंपनियों की ओर जा सकते हैं, वो हम लोग बाद में सीखेंगे। उसके बाद सेल्स और नेट प्रॉफिट। कंपनी का सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। कंपनी का सेल्स हर क्वार्टर में आपको बढ़ना चाहिए या ईयर वाइज कम से कम बढ़ना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ना बढ़े तो थोड़ा बहुत तो बढ़ना चाहिए, कम से कम 10% उसको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाना चाहिए। वो आपकी कंपनी आपके लिए बेहतर होती है। जितना ज़्यादा सेल्स ग्रोथ हो हर साल, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो। आप हर एक साल देख सकते हैं उसके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कि हर साल उसका सेल्स ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसका है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को भी ग्रो करना चाहिए क्योंकि मेन जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट से अर्निंग होती है। अगर बहुत ज़्यादा सेल्स है और अगर ज़्यादा एक्सपेंस है तो फिर आपको नेट प्रॉफिट आप नहीं निकाल पाते और कंपनी घाटे में जाती है। तो नेट प्रॉफिट भी बहुत ही मायने रखता है। आपको कोई भी कंपनी बहुत साल से घाटा दिखा रही है तो उस कंपनी से आपको दूर रहना चाहिए। उसके बाद आपका मार्जिन, कंपनी कितना मार्जिन कमा रही है। कंपनी सेल्स तो बहुत ज़्यादा दिखा रही है बट वो नेट प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है क्योंकि वो उसका मार्जिन बहुत ही कम है। कंपनी मार्केट में उस रेट पे नहीं बेच पा रही है जिस रेट से उसको फ़ायदा हो सकता है। मतलब कम्पिटिटिव एडवांटेज उसके पास नहीं है। ये जरूर ही आपको नोट करके रखना है। मार्जिन जितना बढ़िया होगा कंपनी के लिए ज़्यादा बेहतर है। कंपनी का मार्जिन कम से कम 10%, 15% मिनिमम आपको होना चाहिए। बट सेक्टर वाइज भी आपको देखना पड़ता है। तो इस सेक्टर में एवरेज कंपनियाँ कितना कमा रही हैं मार्जिन, उससे कम ज़्यादा हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर, कम तो होना नहीं चाहिए। उसके बाद एक टर्म है ईपीएस। बहुत ही मेन टर्म है आपका ईपीएस आपके लिए। जैसे मार्केट कैप आपने देखा, ईपीएस, ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, कंपनी एक शेयर से कितने रुपये अर्न कर रही है। अगर उसका कंपनी में आप खरीद रहे हैं, हिस्सेदारी ले रहे हैं,
तो आपको ये पता होना चाहिए कंपनी एक शेयर से कितने रुपये कमा रही है। अगर ईपीएस उसका हर साल बढ़ रहा है, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है और आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर ईपीएस निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में उसके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं, तो एक शेयर से आपका नेट प्रॉफिट पता चल जाता है। ईपीएस जितना ज़्यादा बढ़ करके आए वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद एक टर्म आता है पी रेशियो। पी रेशियो मतलब होता है कि उसके एक शेयर्स की वैल्यू अगर 10 रुपया है और करंट मार्केट प्राइस मान लीजिए 200 रुपये है, दैट मीन्स एक शेयर्स आप जो बाई कर रहे हैं 200 में, उसके अर्निंग पर शेयर से 20 टाइम्स आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। 20 टाइम्स पे आपको उसका शेयर्स मिल रहा है। अगर हम मोटा मोटी अपने भाषा में बोले, बोल चाल के भाषा में, तो 1 रुपये कमाने के लिए आप कितने रुपये दे रहे हैं। अगर आप 20 का पी का स्टॉक खरीद रहे हैं तो 1 रुपये कमाने का 20 रुपया दे रहे हैं। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 50 है तो 1 रुपया के लिए आप कितना दे रहे हैं, 50 रुपया दे रहे हैं। पी रेशियो निकालना हो तो क्या हो सकता है, करेंट मार्केट प्राइस बाई ईपीएस। बहुत ही हाई पी कंपनी के वैल्यूएशन को बहुत ही महंगा बताता है। जैसे अगर अदानी का पी है करीब 100-150, ये बहुत ही महंगा पी रेशियो है। इसमें ग्रोथ की संभावना कभी ना कभी कम होगी, तो आप फिर इसके पी रेशियो अचानक बहुत ही डाउन हो जाएंगे और आप उसमें चिपक सकते हैं। जो भी आपने शेयर लिया है फिर वो प्राइस उसका बढ़ेगा नहीं और फिर आप बोलेंगे कि मैंने तो बहुत अच्छी कंपनी खरीदी थी। आपने अच्छी कंपनी खरीदी बट उसका वैल्यूएशन बहुत ही महंगा था, तो पी बहुत ही महंगा आपको नहीं खरीदना है। पी आपको रीजनेबल 10-15 के बीच में मिल जाए तो आपके लिए बेहतर होता है। बट सेक्टर आपको जरूर देखना है किस सेक्टर की कंपनी है, उसका एवरेज पी कितना है, उससे कम में मिले तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद एक टर्म है आपका डेप्ट। डेप्ट कंपनी पे कम होना चाहिए, कम इन द सेंस कि मैनेजेबल होना चाहिए। डेप्ट नहीं हो तो और बेहतर है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है और डेप्ट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डेप्ट इतना ज़्यादा ना हो कि वो कंपनी का ग्रोथ हो ही नहीं पा रहा हो, सारा पैसा उसको इंटरेस्ट चुकाने में चला जा रहा, तो आपके लिए कंपनी के लिए सही नहीं है। जैसे वोडाफोन आइडिया में बहुत ज़्यादा डेप्ट, 2 लाख करोड़ से अधिक का डेप्ट है। कंपनी नेट प्रॉफिट नहीं आ पा रही है क्योंकि उसके इंटरेस्ट में सारे पैसे चले जा रहे हैं और कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ROE ROC, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, वो इक्विटी से कितने % कमा रही है, उसके जितने शेयर कैपिटल है उससे कितने परसेंटेज रिटर्न कमा पा रही है। अगर 15% 20% के आसपास ROE हो तो आपके लिए ठीक ठाक है। ROE जितना बेहतर हो वो आपके लिए उतना ही बढ़िया है। ROC रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका डेप्ट प्लस इक्विटी दोनों आ जाता है और ROE में सिर्फ हम लोग इक्विटी काउंट करते हैं, तो दोनों 15% से ऊपर हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। इसका डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि अगर डिविडेंड पे नहीं करो तो कंपनी ख़राब हो गई। बहुत सारी कंपनियां जो कि ग्रोइंग फेज में होती हैं वो डिविडेंड नहीं देती हैं क्योंकि उनको ग्रोथ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। बहुत सारी कंपनियां ग्रोथ दिखा चुकी होती हैं, उनको ग्रोथ के लिए कोई ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, वो 10-15% अगर ग्रो कर रही हैं हर साल तो मैक्सिमम पैसा वो क्या करते हैं, डिविडेंड दे देती हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग इन्वेस्टर होते हैं जो डिविडेंड के लिए कंपनी वो शेयर खरीदते हैं और उनको डिविडेंड से ज़्यादा लगाव होता है। वैसे शेयर्स भी हैं जिनमें डिविडेंड नहीं देता, उसके कैपिटल ग्रोथ ज़्यादा होते हैं। तो जो कंपनियां ज़्यादा डिविडेंड देती हैं और कुछ कंपनियां कम देती हैं, दोनों के मार्केट प्राइस बढ़ते हैं, बट जो डिविडेंड नहीं देती हैं वो ज़्यादा, उसमें ग्रोथ की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बट उसमें रिस्क भी होता है क्योंकि ग्रोइंग फेज की कंपनियाँ होती है, छोटी कंपनियाँ होती हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रख करके कोई भी शेयर्स बाई करेंगे तो कम से कम इतना तो हो सकता है कि आप किसी भी उस तरह की कंपनी में ना फंसें जो फंडामेंटली बिल्कुल ही सही नहीं है। कंपनी में कभी भी नेट प्रॉफिट ना दिखा रहा हो 2-3 साल से और कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहे हो, कभी भी आप उस कंपनी को शेयर प्राइस को बढ़ते हुए देख करके ना ले। सेल्स होना चाहिए, नेट प्रॉफिट होना चाहिए, कंपनी का प्रोडक्ट्स होना चाहिए, इन सब चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान में रखें। कंपनी का वेबसाइट पर जाएँ, उसके प्रमोटर्स के बारे में पढ़ें, ये सब चीज़ों आप पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप फंडामेंटली किसी कंपनी को आप ले करके होल्ड कर पाएंगे, तो उसके ग्रोथ फेज में आप भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने फंडामेंटल्स के बारे में बताया। अगले क्लास में हम लोग डेरिवेटिव्स मार्केट सीखेंगे और फिर एक दिन आपको टेक्निकल का थोड़ा बहुत क्लास रखेंगे जो कि बिगनर्स के लिए ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से अप्लाई करेंगे अपने आप पे तो कम से कम कोई भी बिगनर्स मार्केट में लॉस तो नहीं दे सकता है। अगर उसको मार्केट समझ कर को आता है शेयर मार्केट में क्या रिस्क हैं तो ज़रूर उसको कोई प्रॉब्लम मार्केट से नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे नया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वो वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और अगर ज़रूर पसंद आए तो ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।